नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने समझा था टैली के टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में और आज हम समझेंगे टैली के ग्रुप्स एंड लेजर के बारे में। ये क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एनिमेशन के थ्रू कुछ चीजें समझाना चाहते हैं जिसे आप ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने गुप्ता जी और गुप्ता जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गुप्ता जी कह रहे हैं, हेलो, मैं हूं गुप्ता और मैं एक बिजनेस करने की सोच रहा हूं जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि अभी गुप्ता जी ने ये पहला बिजनेस चालू किया है और इन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं है। इन्हें टैली में अकाउंट्स मेंटेन करने से पहले टैली के कुछ रूल के बारे में समझना काफी जरूरी है, जैसे वाउचर्स, लेजर एंड ग्रुप्स। पर उससे पहले इन्हें उनके शब्दों के बारे में समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुप्ता जी ने एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं। इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो गुप्ता जी यहाँ पे गए हैं बैंक के पास और बैंक से इन्होंने कुछ पैसे लोन लिए हैं। इन पैसों से वो अपना व्यापार चालू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे पहले हमने समझा था कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों ही अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये पैसे इन्होंने कंपनी के लिए लिए हैं, तो ये कंपनी की क्या होगी? लाइबिलिटीज, जिसे हम दायित्व भी कहते हैं, जो कंपनी को आज नहीं तो कल बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा। गुप्ता जी के पास कुछ पैसा बैंक से आ गया और गुप्ता जी चाहते हैं कि वो बिजनेस को और थोड़ा बड़ा करें, इसलिए उन्होंने कुछ अपनी संपत्ति, अपनी कुछ पूंजी लगाई है। कुछ पैसे उन्होंने बचा रखे थे, तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे लगाए हैं जिसे हम पूंजी कहते हैं और इंग्लिश में समझे तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। दोस्तों, इसे आपको कैपिटल ही समझना है। इन्होंने अपने कुछ पैसे लगाए और एक व्यापार चालू किया है, गुप्ता जनरल स्टोर। ये है गुप्ता जी की दुकान। दोस्तों, यहाँ पर गुप्ता जी ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है और पैसे भी लगा दिए हैं, पर आगे यहाँ पर गुप्ता जी अपने बिजनेस के लिए या अपनी दुकान के लिए कुछ चीजें खरीद रहे हैं, जैसे कि चेयर, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टेशनरी, ऐसी काफी सारी चीजें जिन्हें हम संपत्ति कहते हैं। संपत्ति यानी कि असेट्स, जिसको हम और अच्छे से आगे समझेंगे। अब ये हो गया दुकान से रिलेटेड सामान। अब गुप्ता जी ने शॉप खोली है जनरल स्टोर, जिसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें गुड्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेन बिजनेस उनका इन्हीं पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या किया? गुप्ता जी ने कुछ माल खरीदा और उस माल को हम गुड्स कहते हैं। दोस्तों, इसी माल को ये खरीदेंगे और रेट बढ़ाकर मार्केट में बेच देंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने समझा था कि ऐसे बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। अब गुप्ता जी ने यहाँ पे कुछ नगद और कुछ उधार माल खरीदा है। इस बिजनेस में गुप्ता जी अपना काफी सारा पैसा लगा चुके हैं। अब उन्हें खुद के निजी खर्च के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा है। अब गुप्ता जी ने यहाँ पर अपनी दुकान से कुछ पैसा अपने निजी खर्च के लिए निकाला है। अगर बिजनेस का ओनर कंपनी से कुछ पैसा निकालता है, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। ड्रॉइंग का हिंदी में मतलब होता है आहरण, जो वो अपने खर्च के लिए निकालते हैं, और ये ड्रॉइंग कैपिटल के अंदर से ही निकाला जाता है। अब कुछ दिनों बाद गुप्ता जी ने लोगों से पहले माल खरीदा था, वो पैसा लेने आए हैं। जिनसे माल खरीदा था उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर यानी कि लेनदार। अगर उसे हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो उसे हम दुकानदार कहते हैं। जिससे हम माल खरीदेंगे वो हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। क्रेडिटर मतलब दुकानदार। इसमें आपका बैंक भी हो सकता है, क्योंकि बैंक से भी आपने कुछ पैसा लिया था, वो भी आपसे पैसा लेगा। ऐसे ही आपने अपने ग्राहक को माल भी बेचा होगा। गुप्ता जी ने यहाँ पे माल बेचा है, तो वो गुप्ता जी का एक तरह से ग्राहक कहलाता है, और ग्राहक को हम कहते हैं डेटर। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 लड़के खड़े हैं, तो ये बॉयज का ग्रुप है, और नीचे आपको 3 लड़कियां दिख रही हैं, तो वो गर्ल्स का ग्रुप है। अगर एक लड़का भी इधर से उधर हो जाए या एक लड़की इधर से इधर आ जाए तो ये बॉयज या गर्ल्स का ग्रुप नहीं कहलाएगा। ऐसे ही टैली में हमें अलग अलग ग्रुप्स मिलते हैं।
टोटल ग्रुप 28 होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स कहलाते हैं और 13 सब ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप को हमने यहाँ पर बेसिक लेवल लैंग्वेज में समझ चुके हैं। तो दोस्तों टैली के अंदर हमारा पहला ग्रुप आता है कैपिटल का। कैपिटल क्या होता है ये हम पहले समझ चुके हैं, एक बार और समझते हैं। वो पैसे जो कंपनी का मालिक कंपनी में लगाता है उसे हम पूंजी या कैपिटल कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गुप्ता जी ने पैसा लगाया था। अगर कंपनी के 3 मालिक है और वो तीनों एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो हम तीनों के नाम से अलग अलग खाते यानी कि लेजर बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि राम, श्याम और मोहन तीनों ने मिलकर एक कंपनी चालू करी और अपना कुछ पैसा लगाया है, तो राम, श्याम, मोहन के नाम से हम एक उनका लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर राम, श्याम, मोहन तीनों के नाम का आप अलग अलग खाता यानी कि अलग अलग लेजर बनाओगे। पर टैली इसको क्या समझेगा? इसको खर्चा भी समझ सकता है, इसको इनकम भी समझ सकता है, इसको दुकानदार, ग्राहक कुछ भी समझ सकता है। इसलिए टैली ने पहले से कैपिटल का ग्रुप बना रखा है। अगर कोई भी ओनर कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो हम उसके नाम का लेजर क्रिएट करेंगे, उसका खाता बनाएंगे और उसका ग्रुप हम कैपिटल रखेंगे। यहाँ पर राम, श्याम और मोहन तीनों कोई कंपनी चालू करे तो तीनों का अलग अलग लेजर बनाएंगे और इन तीनों का ग्रुप हम कैपिटल रखेंगे, ताकि हमें रिपोर्ट देखते ही पता चल जाए ये तीनों कंपनी के ओनर है या फिर इन्होंने कंपनी के अंदर कुछ पैसा लगा रखा है। अगला ग्रुप आता है हमारा बैंक अकाउंट का, जिसे हम समझते हैं कंपनी के जितने भी बैंक में खाते होंगे वो सभी बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर में आएंगे और ये सारे बैंक अकाउंट कंपनी के नाम से ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर गुप्ता जी अपनी बिजनेस के लिए बिजनेस के ही नाम से किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, मान लिया जाए वो SBI बैंक हुई, तो हम यहाँ पर सबसे पहले टैली में SBI बैंक के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। अब टैली SBI को नहीं समझता कि वो बैंक अकाउंट है, दुकानदार या ग्राहक है, उसके लिए आपको उसका ग्रुप लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम जितने भी बैंक अकाउंट्स कंपनी के लिए ओपन करेंगे उन सबका ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट। अब अगला आता है यहाँ पर कैश इन हैंड। टैली के अंदर 2 लेजर पहले से ही बने होते हैं, जिसमें से एक है कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। जो कंपनी का मेन कैश होता है वो कैश इन हैंड के अंदर आता है। अब यहाँ पे कैश इन हैंड क्या हुआ और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ टैली में 2 लेजर पहले से ही बने होते हैं, बाकी सारे लेजर आपको बनाने पड़ते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, फर्नीचर, कंप्यूटर और जो भी चीजें आप खरीदोगे उन सब के अलग अलग लेजर, किसको आप उधार माल बेच रहे हो, किससे उधार माल आप खरीद रहे हो, उन सब के आप अलग अलग लेजर बनाओगे और उनका ग्रुप रखोगे। और हर कंपनी में डेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। आपकी कंपनी में अगर SBI बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो किसी और कंपनी में उस पार्टी का SBI बैंक या HDFC बैंक में अकाउंट हो सकता है। इसलिए टैली ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप लेजर क्रिएट करें और उसका ग्रुप आप बैंक अकाउंट रख सकते हैं। पर यहाँ पर कैश पहले से इसलिए बना हुआ है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या जितनी भी कंपनी है सब में कैश का ज्यादा यूज किया जाता है और उनका कैश कैश कहलाता है। कैश को हम और किसी नाम से नहीं पहचानते। दोस्तों अगला है हमारा डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट का यहाँ पर मतलब होता है जमा करना और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। पर जमा करना, संपत्ति, इससे हमें समझ में आया, हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अगर हम किसी कंपनी के लिए कुछ अमाउंट पहले से ही सिक्योरिटी के लिए देते हैं जो एक समय के बाद हमें वापस मिल जाएगी, ये चीज हमें ध्यान रखना है, एक समय के बाद हमें वापस मिल जाएगी, वो डिपॉजिट एसेट्स कहलाती है। जैसे नीचे दी गई एंट्रीज आप पढ़ लीजिए। यहां पे बता रहे हैं कि गुप्ता जी ने ऑफिस लिया है रेंट पर, जिसका रेंट है 3,500 रुपए पर महीना और उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 25,000 रुपए का भी चेक दिया है। तो कुल मिला के अभी यहाँ पर 25,000 रुपए आपकी कंपनी से बाहर जा रहे हैं। तो वाउचर्स का अगर हम समझे तो यहाँ पे आएगा पेमेंट वाउचर, और जो हम यहाँ पर 25,000 रुपए दे रहे हैं ये अभी हमारा खर्चा नहीं हुआ है, ये तो हमने बस एक सिक्योरिटी के लिए दी है। जब भी हम अपना ऑफिस, दुकान खाली करेंगे तो ये पैसा हमको वापस मिल जाएगा, इसलिए ये हमारी असेट्स कहलाता है।
दोस्तों अगर ऐसे ही आप लाइट फिटिंग करवाने के बाद आप लाइट कनेक्शन लेते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। टेलीफोन कनेक्शन के लिए भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो, तो जो चीज आप सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट करवाते हो वो आपका डिपॉजिट असेट्स के अंदर आता है, जो आपको एक कुछ समय के बाद आपको वापस अमाउंट वो वापस मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। जो भी कंपनी के ऊपर कर्जा होता है वो सभी कंपनी की लायबिलिटीज कहलाती है। इसे हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में दायित्व भी कहते हैं, पर ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसे करंट लायबिलिटीज समझें। दोस्तों जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया गया है कि आपने अपने ग्राहक से कुछ पैसा एडवांस में लिया है। अगर आप अपने कस्टमर से या अपने ग्राहक से कुछ पैसा एडवांस में लेते हो तो वो आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उसको कोई सामान्य सर्विस नहीं दी है, या फिर किसी से आपने पैसे उधार लिए हैं तो वो आपकी कंपनी को आज नहीं तो कल देना ही है, इसलिए वो कंपनी की लायबिलिटीज कहलाती है। ऐसे ही आपने अगर याद हो तो पहले हमने बैंक से लोन लिया था, तो जो लोन लिया था वो पैसा आपकी कंपनी को आज नहीं तो कल वापस करना ही है, इसलिए वो कंपनी की करंट लायबिलिटीज कहलाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे असेट्स के बारे में। वह सारी चीजें जो बिजनेस के अधिकार में है और जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर असेट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला करंट असेट्स और दूसरा फिक्स्ड असेट्स। दोनों चीजों को समझते हैं। दोस्तों करंट असेट्स क्या होता है? यहाँ पर करंट असेट का सीधा सा मतलब है चल संपत्ति, वो संपत्ति जो एक साल तक स्थायी नहीं रहती, जो कुछ समय बाद कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो कंपनी की करंट असेट्स कहलाती है। जैसे गुड्स यानी कि जो आपने माल खरीदा था वो माल आपके असेट्स हो है, पर वो एक साल से ज्यादा तक तो आप चलेगा नहीं, क्योंकि आप उसको आज नहीं तो कल बेच दोगे, इसलिए वो आपकी करंट असेट्स कहलाएगा। ऐसे ही आपने किसी को उधार माल बेचा है, उससे भी आपको पैसा लेना है, तो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा, इसलिए वो भी आपकी करंट असेट्स। आपके पास कैश पड़ा है तो वो भी आपकी असेट्स है ही है, और जो बैंक में पैसा है उसे भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी करंट असेट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड असेट्स। ऐसी कोई संपत्ति जो हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं, जो एक साल या उससे ज्यादा चलेगी, वो हमारी कंपनी की फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। जैसे हमने अपनी दुकान या अपने शॉप के लिए एक कंप्यूटर खरीदा था, वो कंप्यूटर हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जो चीजें हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, जो एक साल से ज्यादा चलेगी, वो हमारी फिक्स्ड असेट्स कहलाएगी। जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर लगवाए थे शॉप में, चेयर खरीदी, ये सारी चीजें हमारी फिक्स्ड असेट्स होगी। लाइट फिटिंग करवाई, अगर आप मार्केटिंग के लिए आपको कंपनी को बाइक की जरूरत होती है तो बाइक भी आपकी फिक्स्ड असेट्स। बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें आपकी फिक्स्ड असेट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है दुकानदार, जिनसे हमारी कंपनी कोई माल या सर्विस उधार खरीदती है। जैसे नीचे वाली एंट्री में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी ने 10,000 की स्टेशनरी खरीदी है जैन स्टेशनरी से, और क्रेडिट यानी कि उधार पर। अगर हम किसी पार्टी से उधार में माल खरीदते हैं, कुल मिला के आपको इतना समझना, अगर आप माल खरीद रहे हो तो वो आपका दुकानदार, और दुकानदार मतलब क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम जैन स्टेशनरी का एक लेजर क्रिएट करेंगे, एक खाता बनाएंगे, जिसको किस ग्रुप के अंदर लेंगे हम? क्रेडिटर के अंदर में, ताकि टैली समझ जाए कि ये कोई दुकानदार है जिससे आपने माल खरीदा है। अगर आप ग्रुप गलत ले लोगे तो सारे रिपोर्ट्स आपकी गलत बनेगी। सेम ऐसे ही आता है आपका अगला ग्रुप सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है ग्राहक, जिनको हमारी कंपनी कोई सामान या सर्विस उधार बेचती हो। जैसे गुप्ता जी ने यहाँ पर राम शर्मा को कुछ माल उधार बेचा है। यहाँ पर एक आइटम हमने लिया है, आपने लक्स का साबुन बेचा है, 10 साबुन बेचे और एक का रेट है 30 रुपए, तो टोटल आपने 300 रुपए का राम शर्मा को माल बेचा है। तो यहाँ पे आप राम शर्मा का एक लेजर यानी कि एक खाता बनाओगे, जिसका ग्रुप आपको रखना है डेटर्स। डेटर्स मतलब ग्राहक। अगर आप इसको क्रेडिटर मानोगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये शो करेगा कि आपने राम शर्मा से माल खरीदा है, ये आपका दुकानदार है।
यहाँ पे आपको सही ग्रुप लेना काफी जरूरी है। तो डेटर्स मतलब ग्राहक और क्रेडिटर मतलब दुकानदार। नेक्स्ट आता है आपका इनकम। यहां पर हमने इनकम को दो भागों में बांट रखा है। पहला आता है डायरेक्ट इनकम और दूसरा आता है इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों इनकम क्या होती है? जैसे अगर आप किसी चीज का बिजनेस करते हो, आप डॉक्टर हो, आपने किसी पेशेंट को देखा, उससे फीस ली, वो आपकी इनकम। आपने किसी से इंटरेस्ट लिया, कमीशन ली। अगर आपने कोई मकान या कोई दुकान कंपनी की जो खाली पड़ी थी उसको रेंट पे दिया है और उससे भी आपको हर महीने कंपनी को इनकम होती जा रही है, तो वो भी आपकी एक तरह से इनकम कहलाती है। पर यहाँ पे अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला आता है हमारा डायरेक्ट इनकम। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, अगर उसी काम से आपको पैसा आ रहा है तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। ये चीज तो समझ ही चुके होंगे आप। जैसे डॉक्टर की डायरेक्ट इनकम क्या होगी? उसकी फीस, क्योंकि वही उसका काम है और बिजनेस उसी से चल रहा है। गुप्ता जी है, गुप्ता जी को पैसा कहां से मिलेगा? गुप्ता जी की इनकम क्या होगी? जब वो माल बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा वो उनकी इनकम। ऐसे ही एडवोकेट सर्विस देगा और अपनी फीस लेगा, तो ये क्या होगी? इनकी डायरेक्ट इनकम होगी। क्यों? क्योंकि इनका काम ही यही है। अब यहाँ नेक्स्ट समझते हैं हम इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। जिस चीज का आप बिजनेस नहीं करते हो फिर भी आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं से पैसा आता है, वह आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया और उसने आपसे 500 रुपए फीस लिए, तो जो 500 रुपए लिए हैं वो उसकी क्या होगी? इनकम। कौन सी? डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसने जिस चीज का वो बिजनेस करता है उसी से उसको पैसा मिला है, क्योंकि उसका काम ही इलाज करने का है। पर उसने साथ में कुछ गोलियां लिखी और कुछ जांचें लिखी है और कहा है कि ये गोलियां आप उस मेडिकल से लेना और ये जांचें आप वहां करवाना। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने कमीशन सेट कर रखी है। दिन में उसको 1000-2000 कमीशन मिलती है, तो एक तरह से उसकी इनकम हो रही है और वो इनकम उसकी क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि उस चीज का उसका काम नहीं है। ऐसे यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। गुप्ता जी ने किसी को उधार माल बेचा है और कहा है कि आप 30 दिन में पैसा दे देना, नहीं तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे या ब्याज लेंगे। तो जिसको अपने गुप्ता जी ने माल बेचा है वो 4 महीने बाद आता है। मान लो 5000 का माल बेचा था, 3% के हिसाब से 4 या 5 महीने का इंटरेस्ट 500 रुपए मानते हैं, तो वो आपको 5500 रुपए दे रहा है। इसमें आपकी डायरेक्ट इनकम होगी 5000 रुपए। क्यों? क्योंकि वो आपका माल का पैसा है और आपका काम यही है माल बेचने का। और बाकी ऊपर के जो 500 रुपए मिले हैं वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। क्यों? क्योंकि आपका काम इंटरेस्ट का नहीं है, वो अलग से आपकी इनकम हो रही है। ऐसे एडवोकेट की इनकम क्या होगी? एक्स्ट्रा फीस। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वह खर्चे जो माल की लागत को बढ़ा देते हैं वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जैसे वेजेस, पैकिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस आदि। अगर आपने कोई माल खरीदा है 10 रुपए का, आपने उसकी मजदूरी लगवाई, यानी कि वहां से आपकी शॉप तक लाने में जो खर्चा हुआ है या ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है, तो उससे आपको माल का रेट बढ़ेगा। जो 10 रुपए का है वो अब 12 रुपए का हो जाएगा। आपने उस माल को पैक करने में 2 रुपए का और खर्चा कर दिया है, तो अब आपको वो माल 14 रुपए का पड़ेगा। कुछ लेबर चार्जेस भी लगवाए हैं, जो पैकिंग कर रहे हैं या कुछ और प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, उनको आप पैसे दे रहे हो, तो वो पैसा भी आपकी माल की लागत को बढ़ा देगा। अब वो माल आप 10 रुपए में नहीं 15 में आपको पड़ा है और आप 20 में या 25 में उसको बेच सकते हो। मतलब सीधा सीधा कहें तो वो खर्चे जो माल की लागत को बढ़ा है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। वह खर्चे जो माल की लागत में नहीं जोड़े जा सकते वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जिसको माल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे रेंट हुआ, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। आपने अगर किसी को डिस्काउंट दिया है या अगर आपका किसी से मार्केट में पैसा लेना था वो डूब गया है, आपने इंश्योरेंस करवाया है, ये सारी चीजें आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा।
ये थोड़ा वीडियो समझने में टाइम लगता है। आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम 5 बजे।